नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। आज की ये जो सीरीज है इसमें हम शुरू करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की सीरीज़। ये दरअसल अपना एक ओरिएंटेशन लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि सिलेबस उसका क्या क्या है, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस सिलेबस को हम कवर कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेनली अगर हम देखें तो अपनी जो स्ट्रैटेजी होने वाली है वो सबसे पहले तो होगी PYQ डिस्कशन आफ्टर एवरी चैप्टर, यानी जब भी हम एक चैप्टर खत्म करेंगे उस चैप्टर के खत्म होने के बाद में उससे रिलेटेड PYQ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको भी ये पता लगेगा कि सर सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, और क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगली बात, जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन लिख के भेजेंगे, मैं आपको चेक करके दूंगा। यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने वाला है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। आपको पता ही है यूट्यूब वाले क्या करते हैं, काम की बात कम करते हैं, बकवास ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको तो टाइम पास करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें हम एक तो क्या करेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों साथ में लेंगे, यानी इंग्लिश, यानी हम जो स्लाइड्स लेंगे वो इंग्लिश की स्लाइड्स लेंगे। कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है वो मैं हिंदी में आपको दूंगा। दूसरी बात, समझाऊंगा मैं आपको हिंदी में। समझ रहे हैं बात? तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए होगा, और इसीलिए ये इंग्लिश एक तरीके से पूरा बैच होने वाला है। और पूरी सीरीज हम इसमें देखेंगे, पेपर 1 देखेंगे, पेपर 2 देखेंगे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ पूरी सीरीज खत्म होने के बाद में इससे बढ़िया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज आपको कहीं मिलेंगी नहीं। और अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं और एग्जाम देते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आने वाले हैं। तो ये अपनी इसमें स्ट्रेटेजी होने वाली है। आपको पता ही है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है, 500 मार्क्स होता है ना। 250 का पेपर 1 होता है प्लस 250 का पेपर 2 होता है, दो पेपर होते हैं 250 के। तो देखो, आपका सिलेक्शन जो करवाएगा वो एक तो ऑप्शनल करवाएगा, एक आपका GS4 करवाएगा, और एक आपका ऐसे राइटिंग, है ना। ये तीन जो पेपर होते हैं ये मेन होते हैं, यही आपका सिलेक्शन करवाते हैं। बाकी आप GS1 में आप कितना ही पढ़ लेना, आपके 100 के अराउंड, इससे ज़्यादा मार्क्स आने वाले नहीं है। GS2 में कितना ही पढ़ लेना, GS3 में कितना ही पढ़ लेना, बट GS4 है, इसमें आप 130 के अराउंड मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे राइटिंग में आप ला सकते हैं, मेरे 143 मार्क्स ऐसे राइटिंग में थे 2019 में। आप सोच के देखें, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मेरे ऐसे राइटिंग में थे। ऑप्शनल में भी मेरे अच्छे खासे मार्क्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मैं आपको सिखाऊंगा इसमें, ऑप्शनल मेनली हम देखेंगे। और यही जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि पॉलिटी है ये आपकी यहाँ से स्ट्रांग हो जाएगी। GS4 जो है वहाँ पर भी इसके आपको हेल्प मिलने वाली है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह आपके GS4 में भी है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे जो आपके ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करेंगे। इसलिए देखना, ये तीनों पेपर जो कि आपका मेंस क्लियर करवाएंगे, जो कि आपकी रैंक दिलवाएंगे, ये सब इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड है, वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट जो पेपर है 250 मार्क्स का, इस फर्स्ट पेपर में सबसे पहले क्या आ जाता है, तो सबसे पहले आ जाएगा लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, इसकी स्कोप क्या है इसका, ठीक है, यानी दायरा कितना पढ़ते हैं इसके अंदर, है ना, एरिया ऑफ स्टडी, स्कोप उसे कहें। सिग्निफिकेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, विल्सन, वुडरो विल्सन को तो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, तो वो हम देखेंगे, है ना। इवोल्यूशन फिर इसका देखेंगे, कैसे कैसे इसकी स्टेजेस जो है वो होती है, कि कब चुनौतियों का काल होता है, कब सिद्धांतों का काल होता है, फिर कब इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो इसका काल आ जाता है ना, ये सब इसमें देखेंगे। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम इसमें देखेंगे। PCT, पब्लिक चॉइस थियरी या पब्लिक चॉइस अप्रोच, है ना, लोक विकल्प दृष्टिकोण, ये इसमें हम देखेंगे। फिर लिबरलाइजेशन के चैलेंजेस क्या है, 1991 में जो है वो लिबरलाइजेशन LPG सभी आ जाता है ना, इंडिया में तो तब अब आता है, इससे पहले वर्ल्ड में हमसे पहले ही आ जाता है। तो फिर इसके चैलेंजेस क्या क्या है, कि प्राइवेटाइजेशन इससे बढ़ गया है, तो जो विकासशील देश हैं वहाँ पर सरकारें अब ध्यान नहीं दे रही है, प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ रहा है, तो गरीबों के लिए क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें कि क्या चैलेंजेस उसके हैं हम विकासशील देशों के लिए, खासतौर से प्राइवेटाइजेशन इसके क्या फ़ायदे हैं, है ना, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, इसे देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन जो हुए हैं इसके क्या चैलेंजेस हैं, गुड गवर्नेंस क्या है ना, तो हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक की क्या गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन है, क्या उसके जो है कंपोनेंट्स है, ये सब इसमें हम देखेंगे। और साथ ही साथ इसमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में भी देखेंगे। PCT, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, हर साल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो हम पहले इनका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा और आपको होमवर्क भी दूंगा, और आप जो चेक देंगे वो मैं आपको चेक करके भी दूंगा, ये सब मैं करूंगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट
टॉपिक हो गया, इसका हम देख लेंगे किस प्रकार से इसका ओरिजिन होता है। तो वुडरो विल्सन जो है, वुडरो विल्सन साहब को इसका फादर माना जाता है। क्या माना जाता है? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वुडरो विल्सन, है ना। 1889 जब इनका ऐसे जो है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये छपता है, उसके बाद में ही ये सब शुरू होता है। चलिए, उसके बाद में है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, सेकंड चैप्टर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट की। इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट हम देखेंगे, टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वो देखेंगे, क्लासिकल थियरीज जिसमें वेबर की ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है वो देखेंगे, है ना। शास्त्रीय सिद्धांत कौन से आते हैं और ये सारे इसमें देखेंगे। वेबर का जो आदर्श नौकरशाही का मॉडल है वो उसमें देखेंगे। फिर उस आदर्श नौकरशाही के मॉडल की आलोचनाएं हम देखेंगे कि ये जो है वो मीन्स और एंड्स, है ना, जो मीन्स है उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, एंड पे तो ध्यान नहीं दे रहा है, यानी नियमों पे ज़्यादा ध्यान देता है। फिर ये सब हम देखेंगे। वेबर के बाद में और क्या क्या विकास होता है ना, जिसमें डायनेमिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखें तो मैरी पॉर्कर फोलेट को देखेंगे। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है उसमें मानव संबंधों पर एल्टन मेयो जो है उसका जो ये एल्टन मेयो जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत सारे, उनके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ चेस्टर बर्नार्ड के बारे में देखेंगे। साइमन का निर्णय का जो डिसीजन मॉडल है वो इसमें हम देखेंगे। क्या कहते हैं साइमन की दी बेस्ट जो है वो कुछ नहीं होता है, सब जो है वो डिसीजन होते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, यानी संतुष्टिदायक निर्णय होते हैं। सर्वोत्तम निर्णय ये संकल्पना ही व्यर्थ है, ये संकल्पना ऐसी होती ही नहीं है। फिर सहभागी प्रबंधन हम देखेंगे, एरेंसिस लिकेट को देखेंगे, आर्गरिस को देखेंगे और मैग्रेगर को भी देखेंगे। मैग्रेगर का एक्स वाई सिद्धांत हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट वाला चैप्टर। इसके बाद में अगर हम देखें तो थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे निर्णय लेने के प्रोसेस की क्या क्या है ना, कि प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या क्या है उसमें हम देखेंगे, ठीक है। और कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे, कम्युनिकेशन जो है वो कैसा कैसा कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, और जो ब्लड लाइन इस कम्युनिकेशन को कहते हैं, ये सब इसमें देखेंगे। मोरल जो है उसको देखेंगे, मनोबल जो होता है, मोटिवेशन की थियरीज देखेंगे, है ना। मोटिवेशन की थ्योरीज में हम अब्राहम मास्लो वगैरह ये सब हम इसमें देखने, कैरेटिन स्टिक जो है वो क्या होता है ये सब इसमें देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी और भी थियरीज हैं वो भी इसमें हम देखने वाले हैं। अगला अगर हम देखें तो संगठन जो आ जाएगा, संगठन के क्या क्या सिद्धांत है वो हम देखेंगे इसमें, है ना। जैसे कि कंटिजेंसी थियरी क्या है और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट क्या है, फिर इनके उद्देश्य क्या है, पब्लिक है, प्लेस है, ये सब चार उद्देश्य जो होते हैं वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। कंपनीज क्या होती हैं, बोर्ड्स क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते देखना, कमीशंस क्या होते हैं, एडॉक और एडवाइजरी बॉडीज क्या होती है, हेडक्वार्टर और फील्ड रिलेशनशिप, हेडक्वार्टर और फील्ड वाले जो संगठन होते हैं उनमें कैसे रिलेशनशिप होते हैं, मुख्यालय और क्षेत्र के संबंध कैसे कैसे होते हैं, नियामक प्राधिकरण जो है वो कौन से होते हैं, सार्वजनिक निजी भागीदारी के बारे में इसमें हम जानकारी हासिल करेंगे। बहुत डिटेल में आराम से करेंगे, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। अभी आपको भले ही ये समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि अभी आप नए नए हैं, हम आराम से देखेंगे तो हर एक चीज़ आपको समझ में आने वाली है। उसके बाद चैप्टर 5 में आ जाएगा अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल वाले में। इसके हम देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, कंट्रोल क्या होता है, और फिर देखें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कंट्रोल क्या होता है, मीडिया का कंट्रोल क्या होता है ना। और उसमें अगर हम देखें जो सिटीजन्स होते हैं उनका संग जो है वो क्या होता है, इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उनका क्या रोल होता है, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिविल सोसाइटी जो होती है इनकी क्या भूमिका होती है प्रशासन को नियंत्रित करने में और उसकी अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करने में। ये सब इसके बारे में हम आपको जानकारी हासिल करेंगे। सारी की सारी आरटीआई के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सोशल ऑडिट जो है, सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है, इस सब के बारे में देखेंगे। इनसे हर एक टॉपिक से हर बार क्वेश्चन बनता है। मेंस का यही है, मेंस का यही है, जो टॉपिक दे रखा है ना सीधा सीधा उन्हीं से क्वेश्चन बनने ऐसा होता है इसमें, ठीक। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो क्या होता है, देखिए एक तो प्रशासनिक कानून होता है, एक जो संवैधानिक कानून होता है। प्रशासनिक कानून जो है वो सारा का सारा इसमें अब ज़्यादातर अधिकार किसके पास आ जाते हैं, प्रशासन के पास में आ जाते हैं। तो एवी डाइसी जो होते हैं वो क्या कह के जाते हैं इसके बारे में, और तब से लेकर अब तक जो है वो क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आए हैं, क्या जो है वो अब राज्य एक प्रशासनिक राज्य ही रह गया है, एग्जीक्यूटिव स्टेट बन गया है। ये सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। प्रशासनिक न्यायाधिकरण और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं जैसे कि एनजीटी वगैरह है ना, ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह है, ये सब है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है। इन सब के बारे में हम इसमें जानकारी हासिल करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन कैट जो है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में अगर हम आगे आ जाएं तो हम सब चैप्टर 7 जो है इसमें तुलनात्मक लोक प्रशासन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, तुलनात्मक लोक प्रशासन, कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये खासतौर से जो रिग्स हैं
रिक्स की इसमें वो जितने भी कंसेप्ट देते हैं वो सारी थियरीज इसमें हम देखेंगे, है ना। राजनीति और प्रशासन में कैसे तुलना होती है, विल्सन जो है वो भी किस प्रकार से तुलना करते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन में। अगर हम देखें मैक्स वेबर, तो वेबर जो है वो कैसे तुलनात्मक लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हम सब देखेंगे इसमें, है ना। पारिस्थितिकी मॉडल क्या होता है, क्लोज मॉडल क्या होता है। पारिस्थितिकी मॉडल मतलब अपने आसपास के जो रिलेशन चीज़ें होती है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो पर्यावरण होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उससे कैसे प्रभावित होता है जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या कैसे प्रभावित करता है, ये सब इसमें देखेंगे। रिक्सियन मॉडल देखेंगे कि रिक्स जो मॉडल देते हैं, साला मॉडल देते हैं, है ना, कृषि का औद्योगिक का मॉडल देते हैं, फिर क्या जो है उनकी आलोचनाएं होती हैं, ये सब इसमें देखेंगे हम। ठीक है। फिर विकास और नौकरशाही वाला चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे कि सशक्त राज्य बनाम गतिशीलता वाला देखेंगे कि राज्य सशक्त होना चाहिए, यानी पॉलिटी जो है वो सशक्त होनी चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सशक्त हो जाना चाहिए। अगर जो है वो ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा सशक्त हो गई, ज़्यादा पावर इसके पास आ गया, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। फिर बाजार वाद विवाद वाला हम देखेंगे इसमें कि बाजार जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए तो क्या नुकसान होंगे, या उसके क्या फ़ायदे हैं, या स्टेट जो है वो कमज़ोर होगा या उस मजबूत होगा, उसके क्या फायदे हैं। विकासशील देशों में प्रशासन पर उदारीकरण के क्या प्रभाव हैं, यानी 1991 में जैसा जब वो अपने उदारीकरण आया था, एलपीजी की नीति अपनाई गई थी, तो उसके बाद में विकासशील देशों के प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत में क्या प्रभाव पड़ा, और जो दक्षिण एशियाई देश हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा। महिलाएं और विकास कैसा है, महिलाओं की क्या विकास में भूमिका रही है, संगठन में क्या भूमिका रहती है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या भूमिका है। स्वयं सहायता समूह है, इसके बारे में देखेंगे कि स्वयं सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये कहाँ से शुरू होता है, तो ये बांग्लादेश से शुरू होता है। मोहम्मद यूनुस जो होते हैं, मोहम्मद यूनुस से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये सबसे पहले चलाते हैं, जो आज बांग्लादेश की सरकार के केयर टेकर हैं। ये सब चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। चलिए, है ना। आगे अगर हम देखें तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार बनते हैं। इसमें देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग में क्या क्या कमियां, यूपीएससी हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछती है कि ट्रेनिंग जो है उसमें सेंसिटिविटी की कमी है अपने यहाँ, और फालतू की चीज़ों की जो है उसे ट्रेनिंग अपने यहाँ दी जाती है, ये सब चीज़ें नहीं करी जाती है। टेक्नोलॉजी वाली जो है वो थोड़ी सी उनमें ज्ञान की कमी है, कंप्यूटर नॉलेज वगैरह कम है, ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे। एडवांसमेंट के बारे में देखेंगे, पोजीशन क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, रैंक आधारित होता है, पद आधारित होता है, ये सब इसमें हम देखेंगे। और बढ़िया मैं कनेक्ट करके एक चीज़ मैं यहाँ तक कि रामायण और महाभारत से भी कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कि कैसे महाभारत और रामायण में रैंक क्लासिफिकेशन और पद आधारित क्लासिफिकेशन, या उनका जो कार्य आधारित क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हुआ करता था। जैसे कि नल और नील अगर हम देखें, तो नल और नील तो माता सेनापति थे, और राम जो है वो सर्वोच्च सेनापति थे, और सुग्रीव जो है वो तो इनके राजा हुआ करते थे। फिर भी वो पुल बनाने का काम नल और नील को दिया जाता है, और इनके नेतृत्व में सब कुछ सब करते हैं। तो ये कौन सा रैंक आधारित नहीं है, ये रैंक तो सुग्रीव की बड़ी थी, रैंक तो राम की बड़ी थी, रैंक तो हनुमान जी की बड़ी थी, पर फिर भी इनको ये क्या कार्य क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये जो है फंक्शन आधारित, फंक्शन बेस्ड जो है वो क्लासिफिकेशन यहाँ पर होता है। इनका टैलेंट जो होता है, ये कार्य वो अच्छे से जानते हैं, इसलिए इनका नेतृत्व इनको दिया जाता है। ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। पे एंड सर्विसेज क्या है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशन जो है, विटलेवाद जो क्या है वो इसके बारे में हम देखेंगे कि इंडिया में विटलेवाद है कि नहीं है, या ब्रिटेन में विटलेवाद है, तो विटलेवाद की जगह भारत में क्या क्या है, क्या वो सफल रहा है कि नहीं रहा है, ये सब चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। अगला जो है पब्लिक पॉलिसी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पब्लिक पॉलिसी के मॉडल देखेंगे कि चार्ल्स लिंडब्लॉम जो है उनका वृद्धिपरक मॉडल है ना, इस प्रकार से ब्लॉक वाला मॉडल होता है, किस प्रकार से ये सारे मॉडल इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है। प्लानिंग क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्या है, फिर पॉलिसी का मॉनिटरिंग कैसे होनी चाहिए, इवेल्यूएशन पॉलिसी का कैसे होना चाहिए, रिव्यू उसका कैसा होना चाहिए, टॉप डाउन अप्रोच होनी चाहिए कि बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, ये सब के बारे में हम इसमें जानकारी हासिल करने वाले हैं। अगला चैप्टर जो है ये है प्रशासनिक सुधार की तकनीकें। यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन बनता है, जो MIS पार्टिसिपेट 2024 यहाँ भी क्वेश्चन बना था। देखिए ये MIS वगैरह से 2024 के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्वेश्चन बना था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए कैसे जो है वो महत्वपूर्ण होता है, ये इसमें आएगा। ठीक है। अगला अगर है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कैसे है, तो ये इसमें हम बढ़िया से समझ लेंगे तो आपको देखिए इकोनॉमिक्स में भी फायदा हो जाएगा। जो इकोनॉमिक्स है उसमें मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी आती है, तो यहाँ समझ में लोगे तो वहाँ पे भी आपको आसानी रहेगी। और बढ़िया डीप में जाके हम ये समझने वाले हैं कैसे जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करते हैं, कैसे फिस्कल पॉलिसी हेल्प करती है, पब्लिक बोरोइंग्स जो होती है, पब्लिक डेट जो होता है वो क्या होता है, कितने प्रकार का घाटा होता है, ये सब यहाँ पर देखेंगे। बजटरी प्रोसेस कैसी होती है ना। अकाउंट्स और ऑडिटिंग जो है वो है कैसा होता है, कैग जो है इससे रिलेटेड कोई कौन कौन से आर्टिकल्स है 148 से लेकर
151 वाले जो आर्टिकल है सारे के सारे ये देखेंगे, और क्या से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रकार से ये पेपर 1 हम बहुत डिटेल में चल के डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हैं, और बढ़िया एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा करा के बताऊंगा कि हाँ देखो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बना है और ऐसा क्वेश्चन आगे बन सकता है। थीम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बनते हैं यहाँ से, हमें थीम पकड़नी है कि इस चैप्टर में कैसी थीम बन रही है। थीम पकड़ लेंगे और डिस्कस कर लेंगे, पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेंगे, आपका एकदम स्ट्रांग हो जाने वाला है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 जो है उसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसमें हम देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है इसके बारे में बताया गया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कैसे सप्तांग जो है वो इसमें बताया गया है, सप्तांगों के बारे में क्वेश्चन आता ही है। और राज्य के बारे में जो है कौटिल्य क्या कहा जाता है, मुगल प्रशासन किस प्रकार का हुआ करता था, इसमें मुगल प्रशासन की विशेषताएं देखेंगे, वो विशेषताएं जो भारत से ली गई है, वो विशेषताएं जो अन्य दूसरे देशों में फारस से ली गई है, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें हम देखने वाले हैं। ब्रिटेन की विरासत जो है वो प्रशासन में किस प्रकार से है वो इसमें देखेंगे। भारतीय सेवाओं का जो भारतीयकरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जो है वो शुरुआत होती है भारत में, भारत सार्वजनिक सेवाओं की, फिर वो इंडियन सिविल सर्विसेज बनते हैं, है ना, आईसीसी आईसीएस बनते हैं, फिर सचिंद्र कौन पहले जो है वो सिविल सर्विसेज सर्वेंट होते हैं भारत के, फिर किस प्रकार से पहले इंग्लैंड में होती है वो, फिर भारत में भी होने लगते हैं इलाहाबाद में, और फिर इस प्रकार से देखते देखते किस प्रकार से ली आयोग आता है, और उसके बाद 1935 का अधिनियम, और फिर भारत में जो है आज़ाद हो जाता है, और उसके बाद में आईसीएस को आईएएस बना दिया जाता है। ये सब इसमें देखेंगे। जिला प्रशासन जो है वो किस प्रकार का हुआ करता था ब्रिटिश काल में, फिर भारत में किस प्रकार से हो गया। स्थानीय स्वशासन हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, कौन कौन सी कमिटीज़ इसमें बनाई जाती है ना। अशोक मेहता समिति है, बलवंत मेहता समिति है, ये सारी कमिटीज़ के बारे में देखेंगे, और 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर क्या है अगला जो है वो आ जाता है फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। इसमें भी देखेंगे कि किस प्रकार से ये संविधानवाद क्या होता है, संविधान क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, हमारे देश की राजनीतिक संस्कृति कैसे है, ब्रिटेन की संस्कृति राजनीतिक संस्कृति कैसे है, अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति कैसे है, को नृपय हो हमें कहानी, ये जो है किस प्रकार की संस्कृति का उदाहरण है। नौकरशाही का ढांचा किस प्रकार से होता है, लोकतंत्र और नौकरशाही का विकास किस प्रकार से हुआ, और नौकरशाही ज़्यादा जो है वो पावरफुल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में, ये सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आ जाए तो थर्ड चैप्टर में देखेंगे सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उन सब के बारे में हम इसमें देखने वाले हैं कि क्या जो है भारत में कितने प्रकार के सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं। तो इसमें अगर हम देखना चाहें तो जैसे कि इसमें हो गया कि सरकारी कंपनी है, निगम है यानी कॉरपोरेशन है, ये क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम इसमें जानकारी हासिल करने वाले हैं। पब्लिक जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होंगे, जैसे इंडियन रेलवे है, जैसे कि आरबीआई है, ये सब में क्या फ़र्क होता है ना, ओएनजीसी वगैरह ये सब है, इनमें अलग अलग में क्या क्या फ़र्क होता है, ये सब इसमें हम देखने वाले हैं। उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से और फिर देखेंगे कि एलपीजी जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो सार्वजनिक प्रबंध के उपक्रम जो है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इन पर क्या होता है, ये किस प्रकार से पीछे हैं, क्या इनकी नीतियाँ होनी चाहिए, क्या इनमें सुधार किए जा सकते हैं, है ना। और एलपीजी के बाद में कौन कौन सी जो नीतियाँ अपनाई गई है ना, जैसे कि है कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जा रहा है, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर यूनियन एंड गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे चैप्टर 4 में, जिसमें हम एग्जीक्यूटिव के बारे में देखेंगे, पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे, जुडिशियरी के बारे में देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, किस प्रकार से कार्य ये करते हैं, नए नए कौन से जो है वो इनके बीच में ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं, है ना, रिलेशन किस प्रकार से इनके बीच में है, कैबिनेट सेक्रेटरीट क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरीट का रोल क्या है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस क्या है, इसका रोल क्या है, किस प्रकार से इसका रोल जो है इसमें चेंजेस आए हैं ओवर द ईयर्स, ये सब इसमें देखेंगे। सेक्रेटेरिएट जो है वो देखेंगे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है, और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट किस प्रकार से कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से अलग है, किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी पावर कम है, क्या इनके फंक्शन है, ये सब देखेंगे। बाद में मिनिस्ट्री देखेंगे, डिपार्टमेंट देखेंगे, बोर्ड्स देखेंगे, कमीशन, अटैच्ड ऑफिस क्या होते हैं यानी संलग्न कार्यालय, फील्ड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्या होते हैं, ये सब भी बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अगला अगर हम चैप्टर में आ जाए तो देखेंगे प्लान्स एंड प्रायोरिटीज में, तो नियोजन की मशीनरी किस प्रकार से होती है, तो योजना आयोग देखेंगे, योजना आयोग चला गया तो नीति आयोग आ गया, नीति आयोग योजना आयोग से किस प्रकार से अलग है, दोनों के सिद्धांत कैसे कैसे अलग हैं, वो बॉटम अप अप्रोच पे है नीति आयोग, वो टॉप डाउन अप्रोच पे था, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। कौन सा जो है वो कोऑपरेटिव गवर्नेंस के लिए अच्छा है, कोऑपरेटिव
फेडरलिज्म के लिए अच्छा है, ये सब के चीज़ों के बारे में हम जानकारी इसमें हासिल करने वाले हैं। सारी योजनाएं जो है थोड़ी ब्रीफ में सारी योजनाओं के बारे में जानेंगे। योजना तो देखिए अब समाप्त हो ही गई है, तो ये सब के बारे में हम जानकारी हासिल यहाँ पर करने वाले हैं। फिर आ जाता है राज्य सरकारें वित्तीय संबंध। हाँ, राज्य सरकार में वित्तीय संबंध, तो इसमें वित्त आयोग की भूमिका देखेंगे। इसमें हम जो नया अपना जो वित्त आयोग आया है, इस वित्त आयोग के बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं, है ना। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय, निदेशालय, सचिवालय और निदेशालय जो है इनमें क्या विवाद चलता रहता है, किस प्रकार से इन विवाद को समाप्त किया जा सकता है, इनके किस प्रकार से कार्य होते हैं, किस प्रकार से जो राज्य का मुख्य सचिव होता है वो मुख्यमंत्री का शेडो होता है, ये सब के बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलें तो फिर हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद जिला प्रशासन, तो जिले प्रशासन में हम देखेंगे कि कलेक्टर की भूमिका किस प्रकार से बदल गई है। स्वतंत्रता के बाद में कलेक्टर की भूमिका बदल गई है, और 1991 की एलपीजी के बाद पॉलिसी के बाद में कैसे इनकी भूमिका बदल गई है, या 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद में इसकी भूमिका कैसे बढ़ गई है, क्या इसकी भूमिका स्ट्रॉन्ग हुई है, क्या इसका रोल कम हुआ, ये सब के बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। लॉ एंड ऑर्डर में उसकी क्या भूमिका होती है, विकास में इसकी क्या भूमिका होती है, जिला प्रशासन की जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बाद क्या भूमिका रही है, ये सब इसमें हम देखेंगे। फिर सिविल सर्विसेज में आ जाएंगे चैप्टर 8 में। तो सिविल सर्विसेज में हम देखेंगे किस प्रकार से संवैधानिक इसका विकास होता है, संवैधानिक स्थिति इसकी क्या है, इससे रिलेटेड संविधान में कौन कौन सा आर्टिकल है, कैसे हटाया जा सकता है, ये सब के बारे में हम देखेंगे। सुशासन के बारे में देखेंगे, आचार संहिता इनकी है कि नहीं है, आचार संहिता है, नैतिक संहिता इनकी होनी, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें शिकायत निवारण तंत्र क्या है, लोकसभा की तटस्थता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सिविल सेवा की सक्रियता जो है वो क्या है क्या नहीं है। फिर इनको पेपर 1 से कनेक्ट करके हम देखेंगे कि किस प्रकार से पेपर 1 से कनेक्ट होकर थियरी वाला जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कनेक्ट करके लिखेंगे। अगला अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएंगे मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि बजट जो है वो कैसे पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करता है। सार्वजनिक व्यय जो है उसके ऊपर संसद का नियंत्रण किस प्रकार से होता है, क्या वो संसद का नियंत्रण ढीला होता जा रहा है ना, क्या क्या उसमें विट्रेंस चल रहे हैं वो हम देखेंगे। मौद्रिक और राजकोषीय क्षेत्र में वित्त मंत्रालय की क्या भूमिका है, कैसे बजट पारित होता है, कैसे बजट की प्रक्रिया होती है, कैसे जो है वो बजट के पूरा प्रोफार्मा तैयार किया जाता है, इसके द्वारा लेखांकन की तकनीकें अपने पास क्या क्या हैं, लेखा परीक्षा, लेखा महानियंत्रक जो है, कैग जो है अपने, उनके बारे में हम देखेंगे, और इसकी भूमिका क्या होती है, इस सब के बारे में देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और स्वतंत्रता के प्रमुख चिंताएं जो है वो भी इसके बाद हम देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस जो है ना, यानी कि स्वतंत्रता के बाद की जो प्रशासनिक सुधार है वो इसमें हम देखने वाले हैं। इसमें प्रमुख चिंताएं क्या है, तो यानी फर्स्ट एआरसी इसके में हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, उसकी भूमिका इसमें हम देखेंगे। और जो वेतन आयोग है, उस वेतन आयोग की भूमिका इसमें हम देखने वाले हैं। सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट्स हम इसमें देखेंगे, है ना, जो भी रेलेवेंट रिपोर्ट्स हैं, हालांकि पुरानी हो गई है पर जो रेलेवेंट रिपोर्ट्स है वो हम इसमें देखने वाले हैं। फिर आगे अगर आ जाए तो स्वतंत्रता के बाद की संस्थाएं हम देखें तो ग्रामीण विकास किस प्रकार से होता है, पंचायती राज जो है वो किस प्रकार से होता है, ये सब इसमें देखेंगे। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस 11th और 12th चैप्टर में। लोकल न्यू लोकलिज्म क्या है, लोकल ग्लोबल लोकल डिबेट जो है वो क्या चल रही है, जैसे लोकल जो न्यू लोकलिज्म है वो किस प्रकार से है ना, वैश्विक स्थानीय बहस क्या क्या चल रही है, यहाँ पर गतिशीलता है, राजनीति और प्रशासन किस प्रकार से है, नगर प्रबंधन के संबंध में विशेष सुधार क्या किए जा सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी उनके पास आनी चाहिए, क्या उनको अपना बजट बनाने की छूट दी जानी चाहिए, क्या वो अपना उन्हें पूरे तरीके से स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ये सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगला आ जाए तो कानून और प्रशासन, कानून और व्यवस्था और प्रशासन में हम देखेंगे। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखें तो ब्रिटिश लेगेसी किस प्रकार से रही, नेशनल पुलिस कमीशन जो है वो रिबेरो कमीशन के बारे में देखें, प्रकाश सिंह जो है वो क्या कमेटी समिति जो है वो क्या कह जाती है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है, हिरासत में जो मृत्यु हो जाती है उसके बारे में क्या कहा गया है, सेकेंड एआरसी जो है वो इसमें सेकेंड एआरसी क्या कहता है, क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर उग्रवाद और आतंकवाद जो है इसके बारे में देखेंगे, क्या जो उग्रवाद और आतंकवाद से लड़ने के लिए सेंट्रल फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए, क्या राज्यों से सलाह ली जानी चाहिए, क्या राज्यों से सलाह नहीं ली जानी चाहिए। राजनीति और प्रशासन का अपराधीकरण किस प्रकार से हुआ है, तो पहले अपराधियों का राजनीतिकरण होता था, अब राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, दोनों जो है वो कैसे अलग है या दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ये इसमें हम सब देखने वाले हैं। पुलिस और पब्लिक के बीच में संबंध किस प्रकार के हैं और उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी है, और समय समय पर जो है वो राष्ट्रीय पुलिस आयोग बना है, रिबेरो कमेटी बनी है, तमाम आयोग कमेटियां बनी है, उनकी क्या सिफारिशें हैं वो देखेंगे।
अगला है भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसमें हम देखेंगे कि नियामक आयोग क्या है, वो किस प्रकार से अभी ट्रेंड चल रहा है उनमें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मानवाधिकारों के संरक्षण में, और कौन कौन से केसेस भी इनसे रिलेटेड देखेंगे, क्योंकि केसेस से भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। फिर हम देखेंगे कि गठबंधन शासन में प्रशासन की समस्या क्या आती है। तो गठबंधन शासन यानी एक या एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक जो दल मिलकर सरकार बनाते हैं तब। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से 80s में यानी 77 के बाद में गठबंधन सरकारें जो है वो उभर कर सामने आ जाती है। इंदिरा गांधी जब हार जाती हैं उसके बाद में गठबंधन सरकारें आना शुरू हो जाती हैं। किस प्रकार से बाद में अगर हम देखें तो 90s के लेट 90s में गठबंधन सरकारें, 2000s में गठबंधन सरकारें, 2014 तक गठबंधन सरकारें हुआ करती थी, और अब फिर 2024 में जो है वो गठबंधन सरकारें हैं। तो क्या गठबंधन सरकारें फेल साबित हुई हैं या क्या उन्होंने अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं, ये सब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। नागरिक प्रशासन इंटरफेस के बारे में हम देखेंगे, भ्रष्टाचार और प्रशासन, आपदा प्रबंधन, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आपदा प्रबंधन के लिए एनडीए आरएफ वगैरह जो है, और 2004 में सुनामी के बाद 2005 में जो है वो जो कौन कौन से एक्ट लाए गए हैं, उन एक्ट्स में क्या क्या प्रावधान है, और इंटरनेशनल लेवल पे हमने जैसे कि ह्यूगो जो स्ट्रेटजी है, ये सब के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आराम से जो है वो पेपर अपना डिस्कस करेंगे। PYQ साथ लेके चलते रहेंगे। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी हम जो है वो डाउट सेशन भी इसमें रखेंगे, और क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा होमवर्क, और आप मुझे लिख के देंगे और मैं आपको कॉपी चेक भी करके दूंगा। बिना किसी बकवास के हम सिर्फ और सिर्फ काम की बातें इसमें करने वाले हैं। तो बस ये अपना हो गया। आज का लेक्चर जो है वो हम कर लेते हैं यहीं समाप्त। और लेक्चर आज का अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बने रहिए, जुड़ते रहिए इसके साथ। आपको अभी से भी कोई डाउट होगी सर कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, और कमर कस लीजिए। अब यूपीएससी अब हमारी होगी, है ना, कहीं नहीं जा रही है यूपीएससी, साथ में रहेंगे और लेट्स क्रैक इट, है ना। तो चलिए बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।